वेलकम टू विन द रेस। आज हम लोग चैप्टर 5 का कंटिन्यूशन करेंगे। लास्ट क्लास जो है हम लोगों ने पढ़ा था कि कैसे लोग जो है जो पैस्टोरलिस्ट है जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, और रैकाज के बारे में, जैसे जो कि जैसलमेर के थे, ये लोग किस तरह से अपनी जगह को छोड़ कर के दूसरी जगह जाते हैं अकॉर्डिंग टू द सीज़न। ऑलराइट, जैसे कि मानसून आ जाता है उस समय क्या करते हैं उस तरीके से, तो ये सब हम लोग समझ चुके हैं ऑलरेडी। अब देखिए यहाँ नेक्स्ट पेज में यहाँ आपका दिया हुआ है, एक पिक्चर दी हुई है, इसे देखिए आप। इन द फिगर 7, a camel fair at Balotra in western Rajasthan. Camel herders come to the fair to sell and buy camel. तो यहाँ पर देखिए एक मेला है। यहाँ पर जो कैमल हर्डर्स है, जो कैमल रखते हैं, ये लोग यहाँ पर आते हैं अपने कैमल को बेचने के लिए। ओके, सेल एंड बाय, या तो ये बेचते हैं और ये खरीदते भी है कैमल। द मारू रायकाज ऑल्सो डिस्प्ले द एक्सपर्टीज इन ट्रेनिंग द कैमल। और यहाँ पर मारू रायका जो एक जाति है, वो भी जो है अपने कैमल की ट्रेनिंग कैसे करते हैं उसको दिखाते हैं। हॉर्सेस फ्रॉम गुजरात आर ऑल्सो ब्रॉड फॉर सेल एट दिस फेयर। तो गुजरात से भी कुछ घोड़े वगैरह लाए जाते हैं लोगों के द्वारा, जो कि यहाँ पर इस मेले में बेच दिए जाते हैं। ऑलराइट, तो ये यहाँ हमने मेला का देखा है। So we see that the life of these pastoral groups was sustained by a careful consideration of a host of factors. तो देखिए, तो यहाँ पर ये बोला गया है कि ये pastoral groups का जो लाइफ है वो कुछ फैक्टर्स की वजह से सस्टेन कर रहा है। They had to judge how long the herds could stay in one area and know where they could find water and pasture. तो उनकी ज़िंदगी कैसे चल रही है, अपने हर्ड के अकॉर्डिंग, अपने जानवरों के अनुसार, कि उनके जानवर एक एरिया में क्या ज़्यादा देर रह पाएंगे, क्या उनको अब जो है दूसरी जगह जाना पड़ेगा, कि उनके जानवर भूखे हैं, उनको पानी चाहिए, उनको घास चाहिए, तो उनके लिए पास्चर चाहिए। ये सब जो है उनके लाइफ को रहने का जो है बहुत सारे फैक्टर्स, यही सारे फैक्टर्स जो है उनके लाइफ को सस्टेन कर रही है। दे नीडेड टू कैलकुलेट द टाइमिंग ऑफ द मूवमेंट एंड इंश्योर दैट दे कुड मूव थ्रू डिफरेंट टेरिटरीज। तो वो लोग, उनको क्या है, उनको अपने टाइमिंग को कैलकुलेट करना है, उनके मूवमेंट के, कि हमको इतना से इतना जगह जाने में कितना समय लगेगा, हम वहाँ से वहाँ तक कितने दूर तक में हम पानी के पास पहुँच जाएंगे या पैस्चर लैंड के पास पहुँच जाएंगे, मेरे एनिमल्स चल पाएंगे कि नहीं, वो भूखे हैं, प्यासे हैं, क्या है, ये सब जो है, ये सारे फैक्टर्स उनके उनके रहने को कंसिडर करते हैं। दे हैड टू सेट अप अ रिलेशनशिप विद फार्मर्स ऑन द वे सो दैट द हर्ड्स कुड ग्रेज इन हार्वेस्टेड फील्ड्स एंड मैन्योर द सॉइल। और देखिए, ये जो हर्डर्स है वो लोग जो है ना, फार्मर्स के साथ काफ़ी अच्छी तालमेल रखा करते थे, ताकि वो बोलते थे कि उनके रास्ते में कभी बीच में जो फार्मर्स है वो अपने जगहों में इनको, इनके जो हर्ड्स को कुछ खाने पीने का दे दे, ताकि ये लोग आगे चल सके। और ये लोग जो है उसके बदले में क्या करे, मैन्योर जो भी ये लोग एक्सक्रीट करते हैं वो सब जो है इनके जो फार्मर्स हैं उनके लैंड में लग जाए, तो उनका फार्मिंग एरिया जो है, जो ग्राउंड है, वो फर्टाइल हो जाए। ओके, दे कंबाइन अ रेंज ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज़, कल्टिवेशन, ट्रेड एंड हर्डिंग टू मेक द लिविंग। तो उन्होंने जो है बहुत सारे एक्टिविटीज़ को कंबाइन किया है। एक है कल्टिवेशन, फिर है ट्रेडिंग भी होता है उनका, और हर्डिंग भी, ठीक है, टू मेक द लिविंग। ये लोग जो बंजारे लोग हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह जाते रहे, जो पैस्टोरलिस्ट लोग हैं, उनके एक्टिविटीज़ में क्या क्या शामिल है, एक तो है कल्टिवेशन, खेती भी कई करते हैं, ट्रेडिंग भी करते हैं, और हर्डिंग भी करते हैं, है ना, अपने लिविंग को, अपनी ज़िंदगी जीने के लिए। हाउ डिड द लाइफ ऑफ पैस्टोरलिस्ट चेंज अंडर कॉलोनियल रूल। अब हम लोग पढ़ेंगे कि जब ब्रिटिश रूल आए, कॉलोनियल रूल आए, उसकी वजह से पैस्टोरलिस्ट की जो लाइफ है उनमें क्या बदलाव आए। यहाँ पर देखिए, ये और एक पिक्चर दिया हुआ, फिगर 8, अ कैमल फेयर एट पुष्कर। पुष्कर मेला का है। यहाँ जो है ये मेला में क्या है, कैमल का मेला है, लोग जो है कैमल ला रहे हैं और उसकी खरीद बिक्री कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ यू कैन सी अ पिक्चर हियर आउटसाइड अ हाउस। ये मड हाउस है, उसके बाहर देखिए कुछ लोग बैठे हुए, ये तो सर मुखिया या कोई हेड लग रहा है, और उसके साथ विलेज के और बुज़ुर्ग लोग बैठे हुए हैं।
क्या है देखिए, हम लोग पढ़ते हैं फिगर 9, अ मारू रैका journalist who with a group of Raikas. The genealogist recounts the history of community. Such oral tradition give pastoral group their own sense of identity. These oral tradition can tell us how a group looks at its own past. तो ये एक देखिए रैका समाज का एक आदमी है और बूढ़े लोग हैं, सब मिल करके जो यहाँ मीटिंग कर रहे हैं, कम्युनिटी है। फिर देखिए यहाँ पर एक पिक्चर दी हुई है, दैट इज़ फिगर 10, मलधारी हर्डर्स मूविंग इन सर्च ऑफ पैस्चर्स। तो ये मलधारी हर्ड है। हर हर्ड जो हर किस्म के जो पैस्टरलिस्ट है उनका अलग अलग नाम है, अलग अलग जगह के अलग अलग नाम है इनके। तो ये जो है ये मलधारी हर्डर है जो कि अपनी शीप के साथ क्या खोज रहे हैं, पैस्चर खोज रहे हैं। पैस्चर्स मैंने बताया था आपको, जो लैंड जिसमें हरी हरी घास हो उसको पैस्चर्स लैंड बोलते हैं। देयर विलेजेस आर इन द रन ऑफ कच्छ। उनका विलेज कहाँ है, रन ऑफ कच्छ में उनका गाँव है। अब हम लोग देखेंगे कॉलोनियल रूल एंड पास्टोरल लाइफ। अंडर कॉलोनियल रूल मतलब अंडर ब्रिटिश रूल, द लाइफ ऑफ पैस्टोरलिस्ट चेंज ड्रामेटिकली। उनकी लाइफ, उनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए। द ग्रेजिंग ग्राउंड श्रैंक, उनका जो ग्रेजिंग ग्राउंड है, जो एनिमल्स का जो जहाँ ग्रेज करते, जहाँ चरते थे, वो ग्राउंड जो है अब उसमें डिक्रीज हो गई। श्रैंक मतलब घट गई। देयर मूवमेंट्स वेर रेगुलेटेड एंड द रेवेन्यू दे हैड टू पे इंक्रीज। देखिए उनका जो मूवमेंट है वो रेगुलेट किए जाते, मतलब कि ये लोग तो पहले बहुत फ्रीली घूमते थे, हर्डर्स लोग, पैस्टरलिस्ट लोग, लेकिन अब जो है उनमें कंट्रोल हो गया ब्रिटिशर्स द्वारा और अब उनको जो है ज़्यादा रेवेन्यू पे करना पड़ रहा था। देयर एग्रीकल्चरल स्टॉक डिक्लाइन एंड द ट्रेड्स एंड क्राफ्ट वे एडवर्सली अफेक्टेड। हाउ, तो उनका जो एग्रीकल्चर स्टॉक, जो भी वो फसल लगाते थे वो भी कम हो गया था और उनका जो क्राफ्ट है वो भी काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हो गया था। कैसे अफेक्ट हुआ था हम लोग पढ़ेंगे। फर्स्ट द कॉलोनियल, देखिए फर्स्ट पॉइंट है, द कॉलोनियल स्टेट वांटेड टू ट्रांसफॉर्म ऑल ग्रेजिंग लैंड्स इनटू कल्टीवेबल लैंड। जो कॉलोनियल स्टेट थी, ब्रिटिशर्स लोग थे, वो लोग चाहते थे कि जो भी ग्रेजिंग लैंड जहाँ एनिमल्स चरते हैं उसको चेंज करके क्या बना दिया जाए, कल्टीवेबल फार्म्स बन जाए। कल्टीवेबल फार्म मतलब उसमें अब कुछ उगाया जाए, ठीक है। तो अब मान लीजिए उसमें कोई फसल उगाई जा रही है तो ऑब्वियसली उसमें तो एनिमल्स को चरा नहीं सकते हो ना आप। तो इससे क्या हुआ, ये वाला प्रूव हो गया कि उनका जो ग्रेजिंग ग्राउंड है वो डिक्रीज हो गया। लैंड रेवेन्यू वॉज वन ऑफ द मेन सोर्सेस ऑफ हिज फाइनेंस। और एक था ब्रिटिशर्स लोग का कि लैंड रेवेन्यू, ज़मीन से जो रेवेन्यू मिलती थी वो एक मेजर सोर्स ऑफ फाइनेंस था। बाय एक्सपैंडिंग कल्टीवेशन इट कुड इंक्रीज इट्स रेवेन्यू कलेक्शन। ब्रिटिशर्स लोग जो है अगर कल्टीवेशन इंक्रीज कर देंगे तो रेवेन्यू भी उनको ज़्यादा मिलेगी। इट कुड एट द सेम टाइम प्रोड्यूस मोर जूट, कॉटन, व्हीट एंड अदर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस दैट वर रिक्वायर्ड इन इंग्लैंड। और देखिए इंग्लैंड का बहुत डिमांड था, इससे पहले भी हमने पढ़ा। तो ये सब कॉटन, जूट वगैरह का बहुत सारा ज़्यादा डिमांड था, वीट का भी बहुत ज़्यादा डिमांड है इंग्लैंड में। तो यहाँ ज़्यादा कल्टीवेशन करेंगे तो ज़्यादा ये सारे प्रोड्यूस हो जाएंगे, जूट, कॉटन, वीट। और इंग्लैंड का जो डिमांड है वो लोग इसको पूरा कर पाएंगे, उसको डिमांड पूरा कर पाएंगे तो ज़्यादा ये लोग पैसा कमा लेंगे। टू कॉलोनियल ऑफिशियल्स ऑल अनकल्टिवेटेड लैंड अपेयर टू बी अनप्रोडक्टिव। तो जो भी कॉलोनियल ऑफिशियल्स थे, जो भी ब्रिटिशर्स के जो ऑफिसर्स लोग हुआ करते थे, उनके लिए जो भी कल्टिवेबल लैंड नहीं था, जो भी लैंड ऐसी पड़ी थी जिसमें कोई भी तरह के प्लांट्स और हर्ब्स उग रहे थे, वो उनके लिए बहुत ही अनप्रोडक्टिव, वो बोलते थे वो अनप्रोडक्टिव है, मतलब कुछ हमें कुछ दे ही नहीं रही है, वो लोग ऐसा सोचते थे। इट प्रोड्यूस नीदर रेवेन्यू नॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। उनका कहना था कि ये तो ना हमें पैसा दे रही है, ना ही कोई एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, कुछ खाने पीने का चीज़ उगा रही है। इट वॉज सीन एज वेस्ट लैंड। तो ये लोग उसको क्या बोलते थे, ये लोग उसको वेस्ट लैंड कहते थे। दैट नीडेड टू बी ब्रॉट अंडर कल्टिवेशन, जिसको कल्टिवेशन करना बहुत ज़रूरी है। वो लोग का मानना था कोई भी जंगल, फॉरेस्ट या ऐसी कोई लैंड पड़ी हुई है तो वो वेस्ट लैंड है, उसको कल्टिवेट करेंगे, क्रॉप्स लगाएंगे तभी फ़ायदेमंद है, वरना इसका कोई फ़ायदा नहीं है। From the mid 19th century, wasteland rules were enacted in various parts of the country। और फिर देखिए मिड 19th सेंचुरी से वेस्टलैंड रूल जो हो गया हर कंट्री के हर पार्ट में लागू कर दिया गया। बाय दीज रूल्स अनकल्टिवेटेड लैंड्स वर टेकिंग ओवर एंड गिवन टू सेलेक्टेड इंडिविजुअल्स। तो देखिए इसके वजह से क्या हुआ, ये रूल लागू करने की वजह से जो भी लैंड जिसमें कल्टिवेशन नहीं हुई थी उसको दे दिया गया बहुत सारे इंडिविजुअल्स को, जिससे कि इंडिविजुअल्स को दिया गया कि वो जा कर के उसमें कल्टिवेशन करें,
कुछ चीज़ उगाए। दीज इंडिविजुअल्स वे ग्रांटेड वेरियस कंसेशन एंड एनकरेज टू सेटल दीज लैंड्स। और ये जो इंडिविजुअल्स थे, ये लोग जिनको ये लैंड दी जाती थी, उनको बहुत सारी छूट दी जाती थी और बहुत सारा चीज़ दिया जाता था जिससे कि वो काफ़ी एनकरेज हो उस लैंड में कल्टिवेशन करने के लिए। सम ऑफ देम वे मेड हेडमैन ऑफ द विलेज इन द न्यूली क्लियर्ड एरियाज। कहीं कहीं जगह में जो लोग थे उनको हेडमैन बना दिया जाता था। इन मोस्ट एरियाज द लैंड टेकन ओवर वे एक्चुअली ग्रेजिंग ट्रैक्ट्स यूज रेगुलरली बाय पैस्टरिस्ट। ज़्यादातर लैंड जो कि दिया गया था कल्टीवेशन के लिए, वो ग्रेजिंग एरिया ग्राउंड था। तो देखिए ग्रेजिंग एरिया कम हो गई एनिमल्स के लिए। सो एक्सपेंशन ऑफ कल्टीवेशन इनएविटेबली मेंट द डिक्लाइन ऑफ पास्चर्स एंड प्रॉब्लम फॉर पैस्टोरिस्ट। तो जो है एक्सपेंशन ऑफ कल्टीवेशन का, एक्सपेंशन से क्या हुआ, कल्टीवेशन एक्सपेंशन अच्छी बात थी, लेकिन वो इंग्लैंड की पूरी हो रही थी जो भी डिमांड है ना। और जो कल्टीवेशन का जो एक्सपेंशन हुआ उससे इनएविटेबली, मतलब ना चाहते हुए भी, जो है पास्चर्स जो लैंड था वो एनिमल्स के लिए कम हो गया, उनके लिए चारा का जो एरिया है वो कम हो गया। सेकंड, अब देखिए सेकंड पॉइंट पढ़ेंगे क्या प्रॉब्लम हुई, कैसे उनकी लाइफ अफेक्ट हुई। सेकंड, बाय द मिड 19th सेंचुरी वेरियस फॉरेस्ट एक्ट्स वे आल्सो बीइंग इनैक्टेड इन डिफरेंट प्रोविंसेस। फॉरेस्ट एक्ट भी लागू होने लगे। थ्रू दीज एक्ट सम फॉरेस्ट विच प्रोड्यूस कमर्शियली वैल्यूएबल टिम्बर लाइक देवदार और साल वे डिक्लेयर्ड रिजर्व्ड। तो क्या हुआ कि कुछ फॉरेस्ट जहाँ पर देवदार और साल उगा करती थी, इसको ये लोग ब्रिटिशर्स लोग ने क्या बोला कि ये रिजर्व्ड है, इसको कोई नहीं काट सकता। No pastoralists was allowed to access to these forests. Other forests were classified as protected. कोई भी पैस्टरलिस्ट जो है ये रिजर्व फॉरेस्ट में नहीं जा सकते थे और दूसरे फॉरेस्ट को प्रोटेक्टेड बोला गया। इन दीज सम कस्टमरी ग्रेजिंग राइट्स ऑफ पैस्टरलिस्ट वे ग्रांटेड बट देयर मूवमेंट्स वे सीवियरली रिस्ट्रिक्टेड। तो क्या हुआ, कुछ कुछ ग्रेजिंग राइट्स जो है वो जो है पैस्टरिस्ट को दे दिया गया, लेकिन फिर भी बहुत, सबसे ज़्यादा तो यहाँ रिस्ट्रिक्शन ही किया गया था। The colonial officials believed that grazing destroyed the sapling and young shoot of trees that germinated on the forest floor. तो जो कॉलोनियल ऑफिसर्स थे, जो ब्रिटिशर्स थे, उनका ऐसा मानना था कि ग्रेजिंग की वजह से, ऑब्वियसली ग्रेजिंग करेंगे तो जो न्यू सैपलिंग वो डिस्ट्रॉय हो ही जाती है, तो ग्रेजिंग की वजह से जो न्यू सैपलिंग, जो नए प्लांट लगाए गए हैं, उनको एनिमल्स चर जाते हैं और फिर वहाँ अच्छी फसल नहीं हो पाती है या फिर नहीं होती है। तो वो छोटे छोटे शूट के ट्रीज़ या फॉरेस्ट फ्लोर में जो भी न्यू प्लांट जर्मिनेट हो रहे हैं उन सबको ये लोग खा जाते हैं। द हर्ड्स ट्रैम्पल्ड ओवर द सैम्पलिंग एंड मंच्ड अवे द शूट्स। इसका मतलब है द हर्ड कौन है, जो भी एनिमल्स, वो ट्रैम्पल्ड का जो वर्ड है, ये जो ट्रैम्पल्ड वर्ड है, ये यूजुअली तब इस्तेमाल किया जाता है पैर से आप किसी चीज़ को क्रश कर देते हैं तो उसको बोलते हैं ट्रैम्पल्ड। एलिफेंट के लिए भी ट्रैम्पल्ड बोला जाता है, एलिफेंट ट्रैम्पल्ड द लीव्स, उस तरह का। तो एनिमल्स जो क्या कहे, इनका मानना था कि एनिमल्स जो है नए नए सैपलिंग को, नए नए छोटे छोटे प्लांट्स को अपने पैरों से कुचल देते हैं और जो छोटे छोटे शूट्स वगैरह है उसको मंच करते। मंच मतलब मंच करना, मंच का नाम जो चॉकलेट मंच है उसका नाम मंच क्यों रखा गया, कि उसको च्यू करते हैं, आप च्यू करके खाते हैं, मंचिंग है ना। जैसे कोई भी स्नैक्स आप खा रहे हैं उसको च्यू कर रहे हैं, मंच कर रहे हैं, उसको मतलब चबा रहे हैं, मंचिंग का मतलब चबा रहे हैं। तो यहाँ पे जो एनिमल्स जो है उनका कहना था कि एनिमल्स जो है छोटे छोटे शूट्स को, छोटे प्लांट्स को मंच करके खा जाते हैं। दिस प्रिवेंटेड न्यू ट्रीज फ्रॉम ग्रोइंग। तो इसके वजह से नए प्लांट्स नहीं आ पा रहे हैं। दीज फॉरेस्ट एक्ट चेंज द लाइफ्स ऑफ पैस्टोरलिस्ट। और ये जो फॉरेस्ट एक्ट जब लागू की गई तो पैस्टोरलिस्ट का लाइफ है बिल्कुल वो चेंज हो गया। दे वर नाउ प्रिवेंटेड फ्रॉम एंटरिंग मेनी फॉरेस्ट दैट हैड अर्लियर प्रोवाइडेड वैल्यूबल फॉरेज फॉर द कैटल। तो अब उनका जो फॉरेस्ट में एंट्री बंद हो गया था, पहले फॉरेस्ट की वजह से उनके एनिमल्स को बहुत अच्छी खाना मिलती थी, अब जो है उनको फूड नहीं मिल रहा था अपने कैटल्स के लिए। इवन इन द एरियाज दे वर अलाउड एंट्री, देयर मूवमेंट्स वर रेगुलेटेड। अगर फिर भी अगर उनको किसी एरिया में, फॉरेस्ट एरिया में घुसने दिया जाता था तो उनको देखा जाता था कि ये लोग कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कितना अपने एनिमल्स को खिला रहे हैं। दे नीडेड टू परमिट फॉर एंट्री। उनको जो है परमिट लेनी पड़ती थी, एक ऑफिशियल परमिशन लेनी पड़ती थी एंट्री के लिए। द टाइमिंग ऑफ द एंट्री एंड डिपार्चर वह स्पेसिफाइड। तो उनका वो कितने बजे गए और कितने बजे निकले वो सब कुछ नोट कर दिया जाता था। एंड द नंबर ऑफ डेज दे कुड स्पेंड इन द फॉरेस्ट वे लिमिटेड। और कितने दिन वो लोग फॉरेस्ट में है उसको भी नोट किया जाता था। पैस्टोरलिस्ट कुड नो लॉन्गर रिमेन इन एन एरिया इवन इफ फॉरेज वॉज अवेलेबल। पैस्टोरलिस्ट उस एरिया में नहीं रह पाते थे, अगर उनको खाना या जो भी घास वगैरह है वो मिल रही है तो भी उनको वहाँ रहना अलाउड नहीं था ज़्यादा देर तक। द ग्रास वॉज सक्यूलेंट एंड
एंड द अंडरग्रोथ इन द फॉरेस्ट वॉज एम्पल। देखिए ग्रास बहुत थी और जो फॉरेस्ट में जो भी ग्रोथ था वो बहुत ज़्यादा था। एम्पल मतलब बहुत ज़्यादा। दे हैड टू मूव बिकॉज द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स परमिट्स दैट हैड बीन इशूड टू देम नाउ रूल देयर लाइफ्स। अब उन लोग को वहाँ से हट जाना पड़ता था क्योंकि जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो रूल्स दी गई थी कि उसमें आप लोग को ज़्यादा देर तक नहीं रहना है। द परमिट स्पेसिफाइड द पीरियड्स इन विच दे कुड बी लीगली विद इन अ फॉरेस्ट। जो परमिट दी जाती थी उसी के अकॉर्डिंग उन लोगों को लीगली वहाँ फॉरेस्ट में रहना होता था। इफ़ दे ओवरस्टेड दे वर लायबल टू फाइन। अगर वो ज़्यादा देर तक रह जाते फॉरेस्ट में तो उनको फाइन देना पड़ता था उनके उसकी वजह से। ओके, थर्ड, अब देखिए थर्ड पॉइंट हम लोग देखेंगे कि थर्ड थर्ड रीज़न क्या है उनकी लाइफ जो कॉलोनिज्म की वजह से जो इफेक्ट हुई पैस्टोरलिस्ट की, वो देखते हैं। द ब्रिटिश ऑफिशियल्स वे सस्पिशियस ऑफ डोमेटिक पीपल। ब्रिटिश ऑफिसर काफ़ी ज़्यादा सस्पिशियस थे, मतलब वो लोग बहुत ही उनको बिलीव नहीं करते थे, डिस्ट्रस्ट करते थे नोमैडिक पीपल पे। दे डिस्ट्रस्टेड मोबाइल क्राफ्ट्समैन एंड ट्रेडर्स हु हॉक्ड their goods in villages and pastoralists who changed their places of residence every season moving in search of good pastures for their head। तो ब्रिटिशर्स उन लोग नोमैडिक पीपल जो इधर से उधर जाते उन पे बिलीव नहीं करते थे, और जो क्राफ्ट्समैन और जो ट्रेडर्स थे उनको भी वो लोग एक भी नहीं बिलीव करते थे, और जो कि उनके गुड्स को दूसरे विलेजेस में जाके बेचते थे। ओके, द कॉलोनियल गवर्नमेंट वांटेड टू रूल ओवर अ सेटल्ड पॉपुलेशन। और जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी वो एक सेटल्ड पॉपुलेशन में थी, एक जगह में बसी हुई लोगों पे कंट्रोल करना पसंद करती थी। ये नहीं कि एक जगह से दूसरी जगह जो लोग मूव कर रहे हैं उन पे तो उनका ज़्यादा कंट्रोल नहीं हो पाता, इस वजह से ऐसे लोगों पे वो ज़्यादा ट्रस्ट नहीं कर पाती थी। They wanted the rural people to live in villages in fixed places with a fixed rights on particular field। वो चाहते थे कि रूरल पीपल जो है एक ही जगह में रहे, फिक्स विलेज में रहे, और उनका कुछ राइट्स जो है वो एक पर्टिकुलर प्लेस तक ही सीमित रहे। सच अ पॉपुलेशन वॉज ईजी टू आइडेंटिफाई एंड कंट्रोल। तो ऐसा पॉपुलेशन जो फिक्स्ड हो उसको कंट्रोल करने में इनके लिए आसानी होती। दोज हु वे सेटल्ड वे सीन एज पीसेबल एंड लॉ अबाइडिंग, दोज हु वे नोमैडिक वे कंसिडर्ड टू बी क्रिमिनल। जो एक जगह सेटल हो जाते थे, अपना घर बना लेते थे, उनको कहा जाता था कि ठीक है वो काफ़ी लंबे समय तक रहेंगे, और जो लोग इधर से उधर घूमते रहते थे उन लोग को क्रिमिनल माना जाता था। इन 1871 द कॉलोनियल गवर्नमेंट इन इंडिया पास द क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट। 1871 में क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट कॉलोनियल गवर्नमेंट ने पास किया। बाय दिस एक्ट मेनी कम्युनिटीज़ ऑफ क्राफ्ट्समैन, ट्रेडर्स एंड पैस्टोरलिस्ट वे क्लासिफाइड एज क्रिमिनल ट्राइब। और इसके अंडर बहुत सारे जो पैस्टोरलिस्ट थे उनको क्रिमिनल ट्राइब्स बोल दिया गया। दे वे स्टेटेड टू बी क्रिमिनल बाय नेचर एंड बाय बर्थ। वो लोग को बोल दिया गया कि वो लोग बचपन से जो है बाय बर्थ है जो वो लोग क्रिमिनल है। ये कौन सी बात हो गई भाई। वंस दिस एक्ट केम इनटू फोर्स दिस कम्युनिटीज़ वे एक्सपेक्टेड टू लिव ओनली इन नोटिफाइड विलेज सेटलमेंट्स। जब ये एक्ट आया, ठीक है, क्रिमिनल ट्राइब एक्ट आ गया, तो फिर इनको फोर्सली किसी कम्युनिटी में जाकर के एक पर्टिकुलर विलेज में रहना पड़ा। दे वर नॉट अलाउड टू मूव आउट विदाउट ए परमिट। उनको एक जगह से दूसरी जगह बिना किसी परमिशन के अलाउ नहीं किया जाता था। द विलेज पुलिस केप्ट ए कंटिन्यूस वॉच ऑन द विलेज। का जो पुलिस था वो कंटिन्यूसली उन पे नज़र रखते थे। I hope students I am able to understand what word by word I am making you understand। okay, word by word मैं आपको explain कर दे रही हूँ। अगर आप वीडियो को देखिएगा और अपने चैप्टर पढ़िएगा आपको अच्छे से ये पूरी चैप्टर समझ में आ जाएगी। फोर्थ पॉइंट अब हम देखते हैं कॉलोनिज्म की वजह से क्या प्रॉब्लम हुई पैस्टोरलिस्ट को। टू एक्सपैंड हिज रेवेन्यू इनकम द कॉलोनियल गवर्नमेंट लुक्ड फॉर एवरी पॉसिबल सोर्स ऑफ टैक्सेशन। तो देखिए अपने इनकम बढ़ाने के लिए जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी उन्होंने बहुत सारे पॉसिबल सोर्सेज फाइंड किए ताकि टैक्स बढ़ाने के लिए। सो टैक्स वॉज इम्पोज ऑन लैंड, ऑन कनाल वाटर, ऑन सॉल्ट। देखिए क्या क्या चीज़ में टैक्स आ गई, लैंड में, कनाल वाटर में, सॉल्ट में, नमक में, ट्रेड गुड्स एंड इवन ऑन एनिमल्स में भी टैक्स लगा दिया इन्होंने ताकि इनके पास टैक्स ज़्यादा आ सके, इनकम आ सके। पैस्टोरलिस्ट हैड टू पे टैक्स ऑन एवरी एनिमल दे ग्रेज्ड ऑन द पैस्चर्स। पैस्टोरलिस्ट को टैक्स देना पड़ता था हर एनिमल जिनको वो ग्रेज करते थे। इन मोस्ट पैस्टोरल ट्रैक्ट्स ऑफ इंडिया ग्रेजिंग टैक्स वॉज इंट्रोड्यूस इन द मिड 19th सेंचुरी। ज़्यादातर पैस्टोरल टैक्स में जो ग्रेजिंग टैक्स लगा दी जाती थी। द टैक्स पर हेड ऑफ कैटल वेंट अप रैपिडली एंड द सिस्टम ऑफ कलेक्शन वॉज मेड इंक्रीजली एफिशिएंट। तो टैक्स पर हेड जो है वो काफ़ी रैपिडली हाई हो गया था और कलेक्शन जो है काफ़ी जल्दी जल्दी और काफ़ी अच्छे से लोग ले रहे थे। In the decades between 1850 and 1880, the right
टू कलेक्ट द टैक्स वाज ऑक्शन ऑटो कॉन्ट्रैक्टर्स। फिर बाद में 1880 में क्या हुआ, टैक्स जो है कॉन्ट्रैक्टर्स के द्वारा लेने लगे लोग। दिस कॉन्ट्रैक्टर्स ट्राई टू एक्सट्रैक्ट अ हायर टैक्स। तो अब देखिए जो कॉन्ट्रैक्टर लोग थे, अब जब टैक्स कलेक्ट करते थे तो ये जब ज़्यादा टैक्स कलेक्ट करने लगे, दे कुड टू रिकवर द मनी दे हैड पे टू द स्टेट एंड अर्न एज मच प्रॉफिट एज दे कुड विद इन द ईयर। तो ये जो लोग कंट्रैक्टर लोग थे, ये लोग ना उससे प्रॉफिट कमाने लगे, ठीक है, प्रॉफिट ज़्यादा अर्न करना चाहते थे। इस वजह से ये लोग जो है ज़्यादा टैक्स कलेक्ट करते थे। बाय 1880 द गवर्नमेंट बिगैन कलेक्टिंग टैक्सेस डायरेक्टली फ्रॉम द पैस्टोरलिस्ट। अब जो क्या हुआ 1880 में, अब क्या गवर्नमेंट जो है इनको नहीं दे करके टैक्स डायरेक्टली पैस्टोरलिस्ट से कलेक्ट करने लगी। ईच ऑफ देम वाज गिवन अ पास, हर किसी को पास दिया गया था। टू एंटर अ ग्रेजिंग ट्रैक्ट अ कैटल हर्डर हैड टू शो द पास एंड पे द टैक्स। ग्रेजिंग ट्रैक के अंदर अगर अपने एनिमल्स को ग्रेज कराना है, अपने हर्ड को ग्रेज कराना है, तो उनको टैक्स पे करना पड़ता था और वो पास को दिखाना पड़ता था। द नंबर ऑफ कैटल हेड्स ही हैड एंड द अमाउंट ऑफ टैक्स ही पेड वाज एंटर्ड ऑन द पास। तो कितने उनके कैटल है ना, कितने एनिमल्स है उनको काउंट करना पड़ता था, और कितना टैक्स उनको पे करना है वो भी उनको उस पास में, पास जो था उसको दिखा करके उसमें एंट्री करनी होती थी। तो आज की वीडियो आपने देखा कि कॉलोनियल रूल जो है कैसे पास्टोरल के लाइफ में कैसे ये प्रॉब्लम कर रही थी। यहाँ हमने चार, यहाँ पे देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, चार पॉइंट्स देखा कि कैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है, जो ब्रिटिश लोगों के आने से पास्टोरल्स के लाइफ में, जो हर्डर्स के लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम आने लगी। तो आज की वीडियो में मैं आपको इतना ही पढ़ाऊँगी। फॉर द नेक्स्ट portion I will explain in the next video. Thank you so much.